कल्चरल एंड एजुकेशन राइट अब हम पढ़ रहे हैं, 29 आर्टिकल पढ़ रहे हैं और 30 आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये आर्टिकल्स जो है माइनॉरिटीज के लिए हैं, ठीक है। पर कैसे हैं ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, राइट। अच्छा, माइनॉरिटी क्या है भारत के अंदर, ये कैसे डिफाइन होता है ये भी अपन को समझ में आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और भारत के अंदर किस तरह से माइनॉरिटीज को डिफाइन करा गया है, और कहीं पे भी एनी पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है ये भी अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। अभी धीरे धीरे ये आर्टिकल जब 29 और 30 आर्टिकल दोनों पढ़ लोगे ना, उसके बाद ही, जैसे 29 आर्टिकल मैंने पढ़ा है तो 30 आर्टिकल जब पढ़ लोगे ना तो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी। इन दोनों को कलेक्टिवली अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 29 में जो भी डाउट आ रहे हैं तुम्हारे 30 के अंदर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 29 क्या बोलता है, देखिए, कोई भी सिटीजन हो प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो, ठीक है, और रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी पार्ट में रह रहा हो, ठीक है, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अगर मान लीजिए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर ऑफ इट्स ओन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, इसको कंजर्व करने का इसको अधिकार है कि ये अपने इसको क्या करेगा, राइट को कंजर्व करेगा, ठीक है, कि लैंग्वेज के, स्क्रिप्ट के और कल्चर। अब ये किसी के लिए भी है, ये हो सकता है एनी सेक्शन का मतलब क्या है, किसी के लिए, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, मेजोरिटी भी हो सकती है, माइनॉरिटी भी हो सकती है, सब हो सकता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर रह रहा है, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, उसको कंजर्व करने का उसको अधिकार है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज को, लैंग्वेज होती है, राइट। लैंग्वेज के बाद अगर हम देखें स्क्रिप्ट, हर लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है। जैसे हम कहें देवनागरी लैंग्वेज को अपन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, देवनागरी लैंग्वेज को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से राइट से लेफ्ट तक, तो ये एक तरह से स्क्रिप्ट का पार्ट है उसका, ठीक है, कि किस तरह की स्क्रिप्ट है इसमें। आप देखेंगे उर्दू जो है वो उल्टा लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं इस तरह से, तो खरोष्टी लिपि जो होती है उसकी, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसके कारण उसको इस तरह से लिखते हैं। रोमन लैंग्वेज को ऊपर से नीचे लिखते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ऊपर से नीचे जैसे अपन यहाँ पे लिखेंगे ना कि माई नेम इज देवराज वर्मा, वो ऐसे लिखेंगे माई नेम इज देवराज, ठीक है। तो इस तरह की रोमन लैंग्वेज को लिखते हैं। तो उनकी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है उनका, अगर कोई, ठीक है। कल्चर, कल्चर क्या होता है, लैंग्वेज समझ गए, स्क्रिप्ट समझ गए, अब कल्चर कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही वाइड है ना, ये आर्टिकल बहुत ही वाइड है कि भाई आप अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर अगर कंजर्व कर रहे हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि मैं अपना कल्चर अगर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं तो उस कल्चर को रोकने के लिए आप, कोई कल्चर आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए जैसे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, तीसरा जो है वो कल्चर है। कल्चर का मतलब कैसा भी कल्चर हो सकता है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी कल्चर हो गया, ठीक है। कल्चर में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तुम्हारा आर्ट, आर्किटेक्चर्स आता है, ठीक है, तुम्हारा पेंटिंग आ जाएगा कल्चर के अंदर, तुम्हारे खाने का फूड, कजिन्स, ठीक है, कुजिन्स, फूड आ जाएगा, क्लोथ आ जाएगा, वियरिंग पैटर्न आ जाएगा तुम्हारा, तुम किस तरह से बातचीत करते हो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हर तरह का अगर आप देखेंगे तो हर तरह का यहाँ पर कल्चर के अंदर सब कुछ इंक्लूड करा गया है, ठीक है। ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कल्चर के अंदर आए। तो भाई हर एक को, आदमी को जिसका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको क्या करना है, अपने राइट को कंजर्व करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी माइनॉरिटी, यहां पर माइनॉरिटी की बात नहीं करी गई। 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस residing in any part of the India having a distinct language, script और culture of its own shall have the right to conserve the same। पर यहां पर इस तरह से बात नहीं करी गई है किसी भी माइनॉरिटी की, तो फिर इसको माइनॉरिटी का क्यों कहते हैं, समझ में आ रहा है। भाई यहां पर तो है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस बोला गया है। पर यहां पर आप देखेंगे दिस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 30 में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट आप यहां पर देखिए कि माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटीज, ठीक है, ये माइनॉरिटीज जो है वो इसके अंदर क्यों काउंट हुई है, एक लाइन में आपको यहां पे बता रहा हूं, आप यहां पे समझिएगा। माइनॉरिटी इसी चीज को, लैंग्वेज और कल्चर को, लैंग्वेज और कल्चर को, ये 30 आर्टिकल पढ़ा रहा हूं तुमको भी, है ना, बट अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा समझना, एक बार होलिस्टिकली पढ़ेंगे तभी जाकर अंडरस्टैंड। लैंग्वेज और कल्चर को अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है किसी माइनॉरिटी को, तो लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करने का मतलब क्या होता है ये समझिए। सर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या कल्चर में इंक्लूड नहीं होगी, कल्चर में होती है, वाइड इंटरप्रिटेशन होता है कल्चर का, पर उसको अलग से बोला गया लैंग्वेज और स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है, उसको अलग से इसके अंदर बताया गया है, राइट, वो कल्चर के अंदर ही होगी।
अब यहाँ पर ये समझिए कि आर्टिकल 29 जो है ना, उसको अगर तुम सेपरेटली पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है, कोई माइनॉरिटी का नहीं है। फिर यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं, वहां पर माइनॉरिटीज का नहीं है, पर यहाँ पे लिख रखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। पर आर्टिकल 29 को अगर तुम 30 के साथ पढ़ोगे, बिल्कुल ध्यान सुनो ये चीज, और कोई भी डाउट हो तो पूछना, जब 30 के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार माइनॉरिटीज के लिए भी ये अधिकार है। कैसे? क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर जो है, ठीक है, अगर हम देखें लैंग्वेज और कल्चर, इसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे लैंग्वेज और कल्चर? मतलब प्रोटेक्ट करने, कंजर्व करने का मतलब क्या है? कंजर्व मतलब बचा के रखना। बचा के रखना मतलब कि जैसे मेरे को पता है तो मेरे बेटे को भी पता हो, जनरेशन टू जनरेशन पास हो, फिर उसके बेटे को भी पता हो, तो इस तरह से कंजर्व हो पाएगी ना लैंग्वेज। मान लीजिए मेरे को पता है पर मेरे बेटे को कुछ पता ही नहीं लैंग्वेज के बारे में, तो खत्म हो गई लैंग्वेज, जनरेशन में खत्म हो गई, तो फिर आगे जाकर किसी इसके बेटे को तो कहां से ही पता चलेगी। तो इसके लिए, इसलिए एक राइट दे रखा है माइनॉरिटी को, जो कि हम आर्टिकल 30 के अंदर पढ़ेंगे अगेन अगेन, कि तुम अपने लैंग्वेज और कल्चर कल्चर को बचा सकते हो। ठीक है, कि तुम अपने लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करना है ना, तुम्हें बचा सकते हो थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना के, जिसको अपन बोलते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें तुम अपना लैंग्वेज और तुम अपना कल्चर इसके अंदर बता सकते हो। समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा जो होगा, इसके अंदर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी तुम्हारे नहीं लगेगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगेगी, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तुम अपना एक स्कूल बना सकते हो, जैसे हम देखते हैं मदरसाज है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये जो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये सब है ना, ये क्या है, ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। इसका काम ये है कि एजुकेशन तो दें, पर मेन काम इसका ये है कि इनका जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यहां पर ये अपने हिसाब से बना सकते हैं अपना करिकुलम, अपने हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की ये सारी चीजें ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्या, और कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये अपन आर्टिकल 30 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये क्या चीज है, कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करना है आर्टिकल 29 के अंदर। तो तीन चीजें तो आप ये याद कर लो, है ना, लर्न करने के लिए याद कर लो, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। और माइनॉरिटीज को एक राइट है आर्टिकल 30 के अंदर कि लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है, को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज माइनॉरिटी एजुकेशन, आई विल लेट यू नो इन आर्टिकल 30। समझ में आ गया? तो मैं एक लाइन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इसको वापस में पढ़ूंगा एक बार। इट इज एब्सोल्यूट राइट फॉर द माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के का अलाउ नहीं है इसके अंदर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस तरह से अपने। अब इसके अंदर हम कैसे समझेंगे, हम जब डिफरेंट, अब यहाँ पर है कि माइनॉरिटीज कौन कौन है, ये भी अपन को समझना है, किस किस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने खोल सकती है, वो अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, वो अपन को इसके अंदर समझना होगा, राइट। तो ये चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को जब हम आर्टिकल 30 पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, ये खुद डिसाइड करेंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। करिकुलम क्या हो, ये खुद डिसाइड करेंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और सब्जेक्ट क्या हो, ये भी खुद डिसाइड करेंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और उसके अंदर किस तरह का सिस्टम चलेगा, तो वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ये आर्टिकल 29 क्लॉज 1 है। अब ये कैसे करेंगे आर्टिकल 29 क्लॉज 1? वैसे तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो आपको तो ये लिखना है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए। ठीक है, कि वो लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर, कंजर्व कर सकते हैं, ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, बट हम देखेंगे अगर इसको और अच्छे से हम पढ़ें, आर्टिकल 30 के साथ पढ़ें, तो कैसे करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसके द्वारा करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है
कि 29 क्लॉज 2 के अंदर ये है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी को डिनाई नहीं कर सकते, राइट? रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज के बेसिस, ठीक है? तो कोई भी सिटीजन्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ रहा है जो कि मेंटेन बाय द स्टेट है और या फिर फंड मिल रहा है स्टेट से, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई आप इस रिलीजन के हैं तो हम आपको इसके अंदर नहीं लेंगे, रेस के हैं तो नहीं लेंगे, कास्ट के, लैंग्वेज के हैं तो इस तरह से नहीं लेंगे, ठीक है? इस तरह से। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज के हैं पर्टिकुलर, ठीक है, तो लैंग्वेज को कंजर्व करने की एक काव्याद है, ठीक है? रिलीजन के हैं तो रिलीजन को कंजर्व करने की एक तरह का है कि भाई इस लैंग्वेज का पर्सन जो होगा, कोई भाषा बोल रहा है कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं कि उसको आप उसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिनाई नहीं करेंगे, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उसको एजुकेशन मिल सकता है। Second provisions guarantees right to citizens as an individual irrespective community और to which is belong। तो ये इंडिविजुअल का राइट है, इसके अंदर कम्युनिटी का अधिकार नहीं है, ठीक है? ये इंडिविजुअल का राइट है कि इंडिविजुअल जो है अपना कोई भी कम्युनिटी का हो, वो जाकर क्या कर सकता है, जाकर इस तरह से बोल सकता है। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है, सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, दैट शुड नॉट बी कंसिडर एज माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटीज नहीं है, ठीक है? सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के अंदर माइनॉरिटीज भी आती है और मेजोरिटी भी आती है, ठीक है? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंटली इसके अंदर बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज के लिए कोई आंदोलन चल रहा है कि भाई, तो वो भी जो राइट है, राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, वो भी इसके अंदर काउंट होता है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? तो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज के अंदर मान लीजिए मैं अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, मुझको लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को एक मूवमेंट चला रहा हूँ कि मेरी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? तो वो भी मेरा अधिकार है, क्योंकि दैट विल कंसिडर्ड एज व्हाट, दैट विल कंसिडर एज द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, कि मैं अपनी लैंग्वेज का कंजर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, हेंस पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रोमिसेस मेड द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन ऑफ सिटीजंस डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस। उसको करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता हूँ कि भाई मेरी लैंग्वेज जो है वो खराब होती जा रही, मुझको वोट दो, तो मैं अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी है भारत के अंदर, ठीक है? और इसी के लिए स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है? उसके अंदर कितना जो है इसके ऊपर विरोध हुआ था, और बहुत सारी स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनी। आगे चलकर हम जब हम फंडामेंटल राइट्स कर लेंगे तो आर्टिकल 1 से जब हम पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे इस चीज को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो लैंग्वेज जो है उसको इस तरह से डाला गया फंडामेंटल राइट के अंदर कि लैंग्वेज जो है उसको भी प्रोटेक्शन करने का अधिकार होना चाहिए। तो अगर आप एजिटेट करते हैं लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, तो दैट इज व्हाट एजिटेट, मतलब कि आप अगर उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, है ना, इस तरह से, तो वो आपके पास अधिकार है कि आपको प्रोटेक्शन, आप आपका फंडामेंटल राइट है कि आप एजिटेट कर सकते हैं लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब जो सेकंड जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये चीज मैं आपको अब समझाता हूँ क्या है। अब यहां पर क्लियरली लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज कौन है? अब इसके अंदर एक गड़बड़ है। कैसे कि साहब, अगर आप देखें कि आप चल जाए, जैसे आप कहें कि हिंदू हमारे देश में माइनॉरिटी है, वो सॉरी मेजोरिटी है, और मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी, या आप इस तरह से बोल रहे हैं। पर अगर आप मेघालय में चल जाएं तो हिंदू में माइनॉरिटी हो जाएगा। सुना? अगर आप पंजाब में चल जाए तो हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में चल जाए तो हिंदू क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी हो जाएगा स्टेट के अंदर। नागालैंड में चल जाए तो हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हिंदू मेजोरिटी है पूरे भारत के अंदर, पर कुछ स्टेट्स के अंदर देखे तो माइनॉरिटी है। तो भाई अगर मान लीजिए मैं रहता हूं अरुणाचल प्रदेश के अंदर और मैं एक हिंदू हूं, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ 29% हिंदूज है, तो मेरे जो लोग हैं वो तो माइनॉरिटीज के अंदर है, तो मुझे तो डर लगेगा ना यहाँ पर, मेरे को अफर्मेटिव एक्शन देने चाहिए।
जो राइट्स माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है वो मैं भी तो माइनॉरिटी हो गया एक तरह से। समझ में आ गया? तो ये बहुत एक तरह से क्या है, बहुत तरह से एक गड़बड़ है कि भाई कहां पर किसको माइनॉरिटी माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो क्या करा, पूरे भारत के हिसाब से माइनॉरिटी बता रखी कि हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है। पर आप अगर स्टेट में जाकर देखें, कुछ स्टेट्स के अंदर क्या है, हिंदू खुद माइनॉरिटीज के अंदर, पंजाब के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज में, हमारा सिख मेजोरिटी में। तो अब सिख को माइनॉरिटी माना जाए कि मेजोरिटी माना जाए, एक पॉइंट ये है। समझ में आ रही चीज? ठीक है, तो यहां पर इस तरह की, तो इन सब चीजों को हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। अब यहां पर समझो तुम, आर्टिकल 30 तुमको एक अधिकार दे देता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से तुमको अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब इसके तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई कितने इंपॉर्टेंट है, हमको इसको पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें तुमको फेल हो सकते हो तुम आंसर करने में। तो वो सब चीजें आपको इसके अंदर समझ में आएगी। अच्छा, आप लोगों को जो आज टेस्ट है 3:30 से 4:30 पर, और एक काम करिएगा सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम्स था उसको काउंट करके ना, मतलब एब्सोल्यूट जो फाइनल मार्क है आपके, सभी स्टूडेंट्स एक बार मेरे को भेजे पर्सनली, ठीक है, पर्सनली भेजे किसके क्या क्या मार्क्स हैं। ये चीज मैंडेटरी है ना, सभी स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे को मैसेज करेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, या फिर व्हाट्सएप पे देख लेते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आई थिंक 20 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 20 स्टूडेंट्स तुम लोग तो करना ही करना, ठीक है, जिसमें अंकिता, मेघा, तान्या, वैशाली, पूजा, भारती, अभिषेक, ठीक है, राबिया, सुषमा, पवित्रा, राइट, जो भी है ये सारे के सारे स्टूडेंट्स नजर में, ठीक है, गौरव भाटिया, ये सब लोग जो है कि आप सभी लोग जो करेंगे वो मैसेज करेंगे मेरे को अभी, ठीक है, क्लास के बाद, कि किसके कितने कितने मार्क्स आना है। ऐसे लिखना, टेस्ट 1 में सर इतने मार्क्स आए, टेस्ट 2 में इतने मार्क्स आए, है ना, इस तरह से लिख कर दे देना, है ना। और आज टेस्ट 3 होगा तो उसका बाद में लिखेंगे, तो इसके बेसिस पे फिर मैं तुम लोगों को गाइड कर पाऊंगा। देखो ये तुम्हारे लोगों के लिए बेनिफिट है। पर्सनलाइज्ड कोचिंग क्या होता है? पर्सनलाइज्ड कोचिंग मतलब हर बच्चे के ऊपर ध्यान दे, हर बच्चे को। अब मुझे ये तो पता है कि कौन सा बच्चा जॉब में है, कौन सा बच्चा जॉब में नहीं है, किसके पास कितना टाइम है, किसके पास नहीं है कितना टाइम, ठीक है, ये तो मुझे पता है, राइट। अब आप ये बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, अगर नहीं होगी, कमजोर होंगे थोड़ा, तो हम यहाँ पे सुधरने के लिए आए, आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं आपके मार्क्स, डोंट वरी, ठीक है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी इज देयर, आर्टिकल 19 यहाँ पे लगा रहे हैं हम, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज देयर। बट मुझे तो पता होना चाहिए, तुमको डॉक्टर को तो पता होना चाहिए ना कि मरीज के अंदर क्या बीमारी है, क्या सिम्टम्स है। उन सिम्टम्स को जानने के लिए आप लोगों को ये भेजना होगा, ठीक है, कितने भी कम मार्क्स आए, कैसे भी आए, या फिर मेरे को फिर बैकएंड पे देखना पड़ेगा उसको, ठीक है, बोलना पड़ेगा कि देख के बताओ। तो इट्स बेटर कि आप लोग ही कर लें, इतना कॉपरेट तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 30 हम पढ़ रहे हैं, वापस से अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल 30 के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज का एक अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं अपनी खुद की क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद का कर सकते, हाँ दिव्या ठीक है ना, अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको अपना रिलीजन और लैंग्वेज अपना प्रोटेक्ट करना हो तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करो, और फिर उसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुम डिसाइड करो, करिकुलम क्या होता है तुम डिसाइड करो, सब्जेक्ट क्या होगा तुम डिसाइड करो, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आर्टिकल 30 अपन पढ़ लेते हैं पहले। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ये वाली माइनॉरिटीज have the right to establish and administration education institution of their own choice, ठीक है। बट सर यहां पर एक चीज है, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ये दोनों साथ में है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एस्टेब्लिश तो कोई और कर रहा है और एडमिनिस्टर तुम कर रहे हो तब जाकर, नहीं, एस्टेब्लिश भी तुम ही कर रहे हो और एडमिनिस्टर भी तुम ही कर रहे हो माइनॉरिटी वालों, तब जाके ये तुमको फंडामेंटल राइट के अंदर आओगे। तो तब जाकर तुम रिलीजियस, तुम तब जाकर तुम क्या कर सकते हो, तब जाकर तुम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने ले सकते हो, तब जाकर तुम अपना करिकुलम दे सकते हो, ठीक है, तभी जाकर तुम अपना जो है सब्जेक्ट वब्जेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 30 समझ में है? अब बात ये आ गई साहब इसके अंदर अगेन कि साहब यहाँ पर माइनॉरिटीज किसको बोले हैं। आप कहते हैं सर क्लियर तो है सर, हिंदू माइनॉरिटी मेजोरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है और सिख माइनॉरिटी है। एक तो ये किसने डिसाइड करा, ये भी समझ में आना पड़ेगा। दूसरा, सर एक स्टेट है जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मेजोरिटी के अंदर नहीं, माइनॉरिटी में हिंदू सिर्फ 28% है। जम्मू कश्मीर 2011 के सेंसस के हिसाब से बता भी दूंगा कहाँ कहाँ पर है ये, है ना। नागालैंड में देखे तो बिल्कुल ही कमजोर है हिंदू, तो 8.75%। तो सर यहाँ पर तो
यहाँ पर क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में खोल सकता हूँ क्या? मेरे को अपना कंजर इसको करना पड़ेगा ना, कंजर इसको भी करना पड़ेगा कंजर जम्मू एंड कश्मीर में, तो हम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं क्या? पंजाब के अंदर जहाँ पे हिंदू सिर्फ 38.4 है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर हम तो यहाँ पर खोल सकते हैं क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? ये बात तो ठीक है, समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक जो है नेशनल एक कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रखा है। उसके अंदर उसने बोल रखा है कि कौन कौन माइनॉरिटीज हैं वो उसने डिसाइड कर रखा है। पर स्टेट के बेसिस पे भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इसके ऊपर डिबेट है। और ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन जो है उस केस के अंदर खत्म कर दी। क्या बोला उस केस के अंदर, आई विल लेट यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे अपन इसको पढ़ रहे हैं आर्टिकल को। अब यहाँ पर समझो, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कह सकते हैं अंडर आर्टिकल 31 ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज। देखो माइनॉरिटी का मतलब क्या है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस की माइनॉरिटी have right to administer establish and administer। ये दूसरा इंपॉर्टेंट, establish and administer, this is important एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल सीधा सीधा कहा कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम बना देते हैं। ये बताएगा कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज ए कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द माइनॉरिटीज, है ना, ये बताएगा। राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं करा, क्योंकि माइनॉरिटी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। कैसे करता है, जिससे मैंने आपको बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं बनाया गया कि भाई अपने हिसाब से कर लेंगे लोग, बट ये सेंटर ने तो अपने हिसाब से कर लिया। सेंटर ने कहा मैं तो पूरे भारत को एक साथ देखूंगा। भारत के अंदर मान लो 100 लोग रहते हैं, तो बताओ हिंदू कैसे कितने रहते हैं, तो हिंदू 70+ है, तो ये मेजोरिटी के अंदर। बाकी जो है मुस्लिम्स और ये सब लोग जो हैं वो लोग जो हैं माइनॉरिटी के अंदर होंगे। और उनके बेसिस पे एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर आर 6 नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। जैन जो था वो 2014 के अंदर ऐड करा गया, जैन पहले नहीं थे, पहले 5 थे। लेटर ऑन जैन को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। ये इसके लिए उन्होंने एक अलग से ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दिया। ठीक है, और वो डिसाइड करने लगा भाई साहब ये है। अच्छा ठीक है भाई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बना लिया, सेंटर का डिसाइड हो गया। पर जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था तुम्हें, क्या क्वेश्चन है कि अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो साहब ये सारे जो लोग हैं इसके अंदर तो हिंदू मेजोरिटी में नहीं, हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। लक्षद्वीप के अंदर लक्षद्वीप के अंदर 2.5% है। तो क्या यहाँ पर भी राइट टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? अगर हम लॉजिकली देखें तो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं कर रखा, और सेंटर ने कहा भाई मैंने तो अपनी माइनॉरिटीज को डिफाइन कर दिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेट होगा तो उसके हिसाब से तो ये हो जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे करे? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है? ये बातें उठी, और ये बातें उठी कि कौन माइनॉरिटी है, हु इज माइनॉरिटी। तो दो जजमेंट है वो अपन को समझना पड़ेगा। एक तो टीएमए पाई फाउंडेशन केस है, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ठीक है, एंड 2005 के अंदर एक बाल पाटिल केस हुआ, बाल पाटिल केस, बाल पाटिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, तो ये दो केसेस अपन समझ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो है, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका के बेसिस के अंदर, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस है ना। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, है ना। वैसे तो स्टेट ऑफ कर्नाटका का था, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बात कही कि डीएवी जो स्कूल्स हैं, डीएवी कॉलेज, एक और था डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये क्या था केस, ये समझो। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है, वो अपन इसके अंदर बोला, किसके अंदर, टीएमए पाई फाउंडेशन केस के अंदर। बोले डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। डीएवी ने बोला कि भाई हम जो है ना, हम क्या है माइनॉरिटीज के अंदर है, पंजाब के अंदर। तो हमें क्या है, हमें माइनॉरिटीज के अंदर है पंजाब के अंदर। अगर हम रिलीजियसली देखें, डीएवी मतलब आर्य समाज वाले, आर्य समाज वाले हिंदू। ठीक है, तो ये कहा है, इन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटीज के अंदर है पंजाब में, तो हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे डीएवी कॉलेज एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये जो होगा हमारा, दैट शुड बी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो उसके ऊपर ये टीएमए पाई फाउंडेशन के अंदर ये जजमेंट दे रहे हैं, द क्वेश्चन पोस्ट वाज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड हाउ इट मस्ट बी डिटरमाइंड, है ना।
तो कोर्ट हेल्ड दैट, अब ये वाली लाइन पढ़ा, आर्य समाजीज हु वर हिंदूज, ठीक है, वर ए रिलीजियस माइनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इवन दो दे मे नॉट हैव बीन सो इन रिलेशन ऑफ एंटायर कंट्री, बट यहां पर उनको रिलीजियस माइनॉरिटी की तरह माना जाएगा। मतलब इनको, आर्य समाज को डीएवी स्कूल जो खोलेंगे, डीएवी कॉलेज खोलेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर जो डीएवी कॉलेज खोलेंगे उसके अंदर इसको एक तरह से माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। मतलब ये अपना करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं, ये अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये अपना मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, है ना। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। मतलब क्या हुआ इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो दूसरा जो केस है डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, ठीक है। इन अनदर केस डीएवी कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट, द ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट डीएवी कॉलेज केस, जो अपन ने अभी मैंने तुमको पढ़ाया कि स्टेट जो होगा उसके अंदर, पंजाब जो होगा उसके अंदर उसको रिलीजियस माइनॉरिटी मानना पड़ेगा आर्य समाज को। यहां पर क्लियरली इसके अंदर बताया गया, देखिए, what constitute in linguistic or religious minority must be judged in relation to the state। कि स्टेट के केसेस के अंदर स्टेट के बेसिस पे देखना चाहिए कि भाई अगर लक्षद्वीप के अंदर मान ली 2.5% ही हिंदूज हैं तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएगी। इन एज मच एज इम्पंच एक्ट वाज ए स्टेट एक्ट एंड नॉट इन द रिलेशन विद द होल इंडिया, क्योंकि कोई भी एक्ट बनेगा जो एजुकेशन जो होता है दैट इज अ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी होगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी मस्ट बी जज इन द रिलेशन टू द स्टेट इन एज मच एज इम्पंच एक्ट वाज ए स्टेट एक्ट एंड नॉट इन द रिलेशन ऑफ द होल ऑफ द इंडिया। होल ऑफ इंडिया के अंदर नहीं क्या कर सकते। समझ में आ रहा है। फिर अब और हम आगे बढ़ते हैं। दिस कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेंशन, ये बोल रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिजेक्ट कर रहा है इस कंटेंशन को, दैट सिंस हिंदूज वर ए मेजोरिटी इन इंडिया दे कुड नॉट बी रिलीजियस माइनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब। साफ साफ इसके अंदर बोला गया, as it took the state as a unit to determine whether the Hindus were minorities community or not। तो स्टेट के बेसिस पे देखोगे साहब, ना कि पूरी कंट्री के बेसिस पे देखोगे। अब ये चीजें, देयर कैन देयरफॉर बी ए लिटिल डाउट दैट दिस कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट यूनिट ऑफ डिटरमाइन अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन ओनली बी द स्टेट। स्टेट होगा, कौन सा रिलीजियस माइनॉरिटी होगा, कौन सा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड होगा। तो भाई अगर मैं मान लो जम्मू कश्मीर में रह रहा हूं और मैं कहूं कि मैं क्या माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं मतलब एज ए हिंदू बोल रहा हूं, ठीक है, क्या मैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता हूं, तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भाई स्टेट शुड बी द डिटरमाइनिंग एंटिटी नॉट द एंटायर इंडिया। क्लियरली कह रखा है ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो माइनॉरिटी कुछ बताया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी कुछ बताया नहीं। और फिर नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन जो है उसने माइनॉरिटीज के अंदर क्या कर दिया, माइनॉरिटीज के अंदर सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी बताया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो इसने भी नहीं बताया। समझ में आ रहा है, क्योंकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बता देंगे तो एक लैंग्वेज को बताएंगे तो दूसरी कहेंगे हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। और उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे एक आदमी को चार चार लैंग्वेज रहती है, तो इस वाले जोन में तो ये गए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो तुम बोल रहे हो ना, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट के बेसिस पे होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम, एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी एनी टाइम। पर मेरे को पता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से क्योंकि तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। अब ये समझो कि अगर मान लो मैंने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुला खोल लिया, ठीक है, मैं मान लो लक्षद्वीप के अंदर रह रहा हूँ, मैंने अपना माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लिया। अब मैं कहूंगा भाई यहाँ पर ये वाली लैंग्वेज चलेगी, यहाँ पर ये वाला कल्चर चलेगा, यहाँ पर जिससे कि एजुकेशन एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्कूल जो होगा ना वो आपके अंदर बहुत सारी वैल्यू सिस्टम इनकलकेट कर रहा है। तो स्कूल जब आपको एक पर्टिकुलर माध्यम के अंदर पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ाएगा, पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देगा, तो आप क्या होगा, आप उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो आप उसकी तरफ इम्बाइब होंगे। फॉर्मेटिव ईयर्स है आपके, आप स्कूल्स के अंदर तो इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अ टूल, ठीक है, एक टूल है जिससे कि आप कंजर्व कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को एज वेल एज रिलीजन को। एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन, यू कैन आस्क। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर अच्छा, इसी के साथ एक और चीज दे रखी है 30। अब ये चीज अपनी अपनी खत्म हो गई, अब दूसरा पढ़ रहे हैं 31(1)(a)। ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें क्या बोल रखा है समझो। इसमें ऐसे बोल रखा है कि भाई साहब
अगर मान लो कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रखा है। अब क्योंकि ये जो भी लैंड होती है ना, जो लैंड होती है दैट इज अंडर द स्टेट, स्टेट की लैंड है वो, तुम्हारी या मेरे लिए अपना घर जो बना हुआ है ना, घर जो बना है वो अपने लीज पे ले रखा है स्टेट से। अगर आपको पता हो तो आपने सुना होगा कि पट्टे अपने पास हैं घर के, है ना, इस आम लैंग्वेज में पट्टे, ठीक है, पट्टे जो देता है उसको पटवारी बोल देते हैं, फिर इस तरह का, है ना, है ना, लेखपाल जिसको बोलते हैं, राइट। तो वो जो होता है पट्टा जो दे रहा है स्टेट ने कहा कि ये हमारी लैंड है, तुमको लीज पे दे रहा है, 99 ईयर की लीज पे रख लो। और जैसे 99 ईयर की लीज खत्म होती है तो तुम वापस अपना पट्टा रिन्यू करा दो, है ना। तो एक बात ऐसी हुई, ये उठी कि साहब मान लीजिए कोई रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने खोल रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो स्टेट को चाहिए कि भाई इसकी जगह है ना ये वाला, यहाँ से है ना, मान लीजिए ये कि रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ऐसे, और यहाँ से एक हाईवे निकालना है स्टेट को। स्टेट कहेगा भाई तुम्हारी लैंड आएगी, सॉरी टू से। तो क्या स्टेट ऐसा कर सकती है? क्या स्टेट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज व्हाट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है 30 आर्टिकल के अंदर, क्या ये कर सकती है? तो इसके अंदर बोला कि हाँ ये कर तो सकती है, पर इसके अंदर इतना कंपनसेशन देना होगा स्टेट को, इतना कंपनसेशन देना होगा स्टेट को, अगर ये रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी जमीन ले रही है तो इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा कि इसका 30 क्लॉज 1 जो है वो वायलेट ना हो जाए। समझ में आ रहा है? 30 क्लॉज 1 जो है वो वायलेट ना हो जाए। अब भाई साहब 30 क्लॉज 1 क्या है कि मतलब कि इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा कि इतना ही पीस का टुकड़ा ये कहीं और बना ले, इतना पैसा देना पड़ेगा, जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके बेसिस पे इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं, मेरा घर है यहाँ पर और मेरा घर टूट रहा है इतना, ठीक है, तो स्टेट मेरे को नॉर्मल कंपनसेशन देगा, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पहला जो अधिकार है, ठीक है, पहला 31 जो है, 30 क्लॉज 1 जो है, 30 क्लॉज 1 ये बोलता है कि हर माइनॉरिटी, हर एजुकेशन मतलब उसको माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को क्या है, ये अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर स्टेट एक्विजिशन कर रहा है मान लीजिए, तो उतना ही ये इधर मिल जाए इसको, ठीक है, या फिर या तो ऐसा करे स्टेट, या फिर इतना कंपनसेशन दे कि उतना ही लैंड ये कहीं और लेकर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला सके, जिससे कि उसकी लैंग्वेज और उसका कल्चर जो हो वो क्या हो, वो हैम्पर ना हो। ठीक है, लैंग्वेज में हम पढ़े बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के लेके हो। इन मेकिंग, अगर मान लीजिए स्टेट क्या कर रहा है, कुछ कंपलसरी एक्विजिशन कर रहा है ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज अंडर द आर्टिकल 30, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी, रेफर टू इन क्लॉज 1। ठीक है, इसका अगर कभी भी एक्विजिशन कर रहा है स्टेट, कि स्टेट कर रहा है साहब यहाँ से तो हाईवे निकलेगा, हम कुछ कर नहीं सकते साहब, कंपलसरी एक्विजिशन यहाँ पर कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी वैसे भी हमने तुमको लीज पे दे रखी, तो वो बोलेगा भाई साहब देखो मैं हूँ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बोले तो क्या हुआ, मैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूं तो मेरे को तो तुमको कंपनसेट करना पड़ेगा, इतना कंपनसेट करना पड़ेगा कि मेरा 31A जो है, 31A है, उसको मैं क्या कर सकूं, उसको मैं 31 जो है वो मैं आराम से फॉलो कर सकूं, मतलब मैं एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारी मेरी जमीन ले रहे हो तो उतनी या तो जमीन दो कहीं और, ठीक है, उसी जगह पर, या फिर क्या करो, या फिर तुम मुझको क्या करो, इतना पैसा दो कि मैं दूसरी जगह जमीन खरीद के अपना काम चला सकूं, जो इस जमीन पे चला रहा था। समझ में आया? तो ये अधिकार 31(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दे रखा है किसको, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो स्टेट तो ले सकता है भाई, स्टेट तो अपना करेगा ऑब्जेक्टिव, सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर सड़क बनानी है तो बनानी है। आई होप दिस इज क्लियर, एनी डाउट यू कैन आस्क, अगेन एनी डाउट यू कैन आस्क। वैसे आएगा नहीं, ये भी मैं जानता हूँ, डाउट आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। और अगर अब तुम इसको बुक में से पढ़ो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है बुक में से, ठीक है, या आप देख लीजिए, मैंने भी जब मैं स्टार्टिंग में जब पढ़ा था इसको, तो डिफरेंट डायमेंशन में मैं इसको समझने की कोशिश, बहुत वीडियो देखे नहीं आया समझ, तो उठाना पड़ा ग्रंथ जो डिबेट है, कमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके अंदर समझे, बहुत समझ के फिर कहीं पे भी 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल ढंग से दे ही नहीं रखा बच्चों। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ये वाला जो है ये चीज को हम काट कर यूट्यूब पर डाल दें।
ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट सबको पता चल जाए कि हाँ भाई इस तरह से चीजों को पढ़ना होता है। यस, कुछ पूछना चाह रहा था मेघा, तुम कुछ पूछ रही थी मेघा? यस सर। सर ये कंपनसेशन तो हम सबको ही देंगे ना, जिसकी तो भी लैंड लैंग्वेज चाहिए। पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेकिन ये इस ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा, मैरिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस तरह से देना पड़ेगा कि 31 जो है वो वायलेट ना हो। और अगर सर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जगह नॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो तो एजुकेशन उसको वाला जो ही, नॉर्मल जो तो स्टेट लॉ है ना उसके बेसिस पे दे देंगे, कंपनसेशन एक्ट जो होता ओके सर। है ना, नॉर्मल जो कंपनसेशन। पर हाँ। इसको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, इसके अंदर जो एक्ट होता है उसके अंदर भी एक प्रोविजन होता है, अगर रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा तो उसका रेट ये होगा, अदर सिंपल होगा तो उसका रेट ये होगा, जो अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है उसके अंदर। ओके सर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक 30 क्लॉज 2 और है।